मैम, एक बात और, बच्ची हादसे की वजह से सदमे में है और काफी डरी हुई है। त्रिशा जैसे विक्टिम्स के लिए ही अब नए कानूनों में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान किया गया है। आप जाकर उसकी काउंसलिंग कर समझाओ कि घबराए नहीं, उसे राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जय हिंद मैडम, स्निफर डॉग की लीड पर हमें कुछ टायर मार्क्स लोकेट हुए हैं जो शायद सस्पेक्टेड व्हीकल के हो सकते हैं और वहाँ पे एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है। वेरी गुड। विनोद, तुम तुरंत वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी की डीवीआर से फुटेज ले लो। वहाँ अच्छे से चेक करना कोई फुटप्रिंट मिले तो। अगर फुटेज में कोई गाड़ी नंबर नजर आ रहे हैं तो उन्हें राजकॉप ऐप के व्हीकल सर्च फीचर पर चेक करना। अरे मैडम, इन सब से कोई अपराधी थोड़े पकड़े जा सकते हैं, ये सब तो फिल्मों में होता है। ज्ञान जी, नए आपराधिक कानूनों के आने के बाद अपराधी को पकड़ने व उनको सजा दिलाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों का बहुत महत्व है। जय हिंद मैडम, क्लियर कर लिया है केस अपने ही इलाके का। ध्यान रखना सूरज, क्राइम एक्ट पर ह्यू एंड क्राई अलर्ट भी भेजो। मैडम, ये सेरेमिक किस चिड़िया का नाम है? अरे ज्ञान जी, सेरेमिक नहीं, क्राइम एक्ट। क्राइम एक्ट का मतलब है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपराध और अपराधियों की जानकारी आपस में शेयर कर सकती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ इतना जघन्य अपराध हुआ है, हम क्राइम एक्ट से सभी जगह अलर्ट भेज देंगे। ऐसे में यदि अपराधी किसी दूसरे शहर या राज्य में चला जाता है तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ सकती है। अरे वाह मैडम, यानी अपराधियों की तो अब खैर नहीं। बिल्कुल सही। आप मृतक को मोर्चरी पहुँचाएं, ये सारा काम पूरा करके थाने पहुँचना है। जी हुकुम। क्राइम सीन से जब्तशुदा माल की ई मालखाना पर एंट्री करो। सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल जमा कराना है, जिसके लिए ई फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट भेजो। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का समय ही है। जय हिंद मैडम, सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए। गुड, वेरी गुड। सूरज, अब चित्रखोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्रखोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम हमारे सस्पेक्ट्स की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, एफएसएल की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट। विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और आईसीजेएस में सर्च करके अल्टरनेट फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एनसीआरबी की परियोजना है, जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली इंटीग्रेटेड है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। और यही नहीं, सीआरपीआई एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। मैडम, आईसीजेएस से इनके ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल गए हैं। गुड जॉब विनोद, मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम,
मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ आज मेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहाँ जाकर सीसीटीवी रिकॉर्ड डिटेल भी प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ है। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइम के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मेरा, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। शाबाश मेरा। थैंक यू मैम। ये तो नए कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों और मेरी जुझारू टीम के प्रयासों का नतीजा है मैम। गुड, ये बताओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे ज्ञान जी सुनो। जी हुकुम। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों को नए प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दे दी है ना। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम थाने रिपोर्ट पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी भी दे देना। अरे हुकुम, ये सब तो आपके बताए अनुसार हमने पहले ही कर दिया है। आपकी मंशा के मुताबिक इन हार्डकोर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय भिजवा दिया है। अरे ज्ञान जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों हुकुम, हथकड़ी नहीं लगाएंगे? अरे नहीं, हथकड़ी तो लगाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के तहत संगीन और आदतन अपराधियों के मामलों में हथकड़ी की स्वीकृति न्यायालय से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत ही कमाल और दमदार प्रावधान है जो कि मजबूत पुलिसिंग के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ज्ञान जी, ये सशक्त कानून की नींव स्थापित करने वाला प्रावधान है। मैडम, वो तीसरा आरोपी राहुल, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटीज तो रही गई और न्यायालय ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब क्या करें मैडम? तुम्हें नहीं पता, नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब इस केस में पहले 7 दिन तक अपराधी की कस्टडी हम अलग अलग समय में ले सकते हैं। और हाँ विनोद, इन चारों अपराधियों की संपत्ति सूची तैयार हो गई। ध्यान है ना, 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब हमें अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का पावर भी देती है। अरे वाह मैडम, इससे तो अनुसंधान में बहुत सहूलियत हो जाएगी और संपत्तियां जब्त होने से आर्थिक तौर पर अपराधियों की कमर टूट जाएगी। भाई एक बात बताओ, इधर आओ। दोनों को दोनों गिम्बल लेकर के अंदर बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मानचौक थाने से पोस्टमार्टम और एलएलसी के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजी है। केस काफी सेंसिटिव नेचर का है, तो रिपोर्ट वक्त पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अर्जेंसी है, इसलिए फोन चला है। अरे ज्ञान जी, आपको तो आने की जरूरत नहीं। आपकी रिक्वेस्ट CCTNS से मेडले पार्ट पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजन की एमएलसी भी तैयार है। एक्सरे की रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके आते ही मैं सभी रिपोर्ट्स मेडले पार्ट पर अपलोड कर दूंगी। सर, ये मेडी पार्ट क्या होता है? मेडी पार्ट नहीं, मेडले पार्ट, मतलब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य मेडिकल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना व पुलिस और डॉक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे मेडिको लीगल केसेस में त्वरित रिपोर्टिंग होने से आपराधिक न्याय प्रणाली को गति मिलती है। और आप ये रिपोर्ट्स CCTNS के माध्यम से अपने थाने पर ही देख सकते हैं। अरे वाह मैडम, फिर तो आपसे मिलना ही नहीं होगा। चाय पीने आते रहना। और हाँ, एनुअल मेडिकल चेकअप कराने तो आओगे ही ना? जी 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 जरूर। अच्छा, धन्यवाद, चलता हूँ।
मैडम, FIR नंबर 136/25 थाना मानक चौक से माल जमा कराने आया हूँ। ये लीजिए माल आइटम्स और बता दीजिए रसीद लेने कितनी देर बाद आऊं। आज का तो पूरा दिन यूं ही चला जाएगा। एएसआई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। ज्ञान सिंह। आपका माल जमा हो गया है। जमा हो गया? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, फिर जांच रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई-फोरेंसिक 2.2 के जरिए अब आपको FSL रिपोर्ट लेने आने की जरूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTINS से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। तब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, नए कानून आने के बाद फोरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह FSL रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती। आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। FSL रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला। सर मानक चौक थाना सू ASI ज्ञान सिंह मिलवा आयोजन। अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर FIR नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी SHO मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई-प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरे एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर ये पूरा अनुसंधान एक CCTV फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कहीं सी एडमिसिबल है वो? देखो, DVR से जो CCTV फुटेज ली गई है, उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं बता सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, मैं तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरा परिवार ही उजड़ गो। हमारी छोरी तो हाल तक भी डरक रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है, तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। बनाम राकेश तो इसकी डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबीक इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी मौजूद है? यस सर, VC के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित है? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है
क्या आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल बहस शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस में कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड है, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दंड आदेश की कॉपी तुरंत अपलोड की जाए। धारा 107 के अंतर्गत एसएचओ माणक चौक की ओर से अभियुक्त राकेश की संपत्ति की कुर्की के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश जारी किए जाते हैं। आगे अपील करेंगे। सर, यह माणक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। वे कल ही जेल में दाखिल हुए हैं। ये हार्डकोर अपराधी हैं।
इन्हें स्पेशल सेल में शिफ्ट करो। और हाँ जी सर, BNSS की धारा 479 के तहत इन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक और मुख्य धारा से जुड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे जिला साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। क्या सभी पिटिशनर्स ने VC से ज्वाइन कर लिया है? यस सर, ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं। पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। जी साहब। जी श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सटीकता मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय का दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है, याचिका खारिज की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया। ऑनेस्टली मुझे तो बस यही लगता था कि पुलिस, कोर्ट कचहरी सिर्फ चक्कर ही कटवाते हैं, लेकिन आपने हमें त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है, इसी कारण ये सब संभव हो पाया। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू हीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी आईगॉन कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण लेकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी।
इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर दंड से न्याय की ओर। नए कानूनों का नया दौर दंड से न्याय की ओर।
ग्रुप फोटो हो गई क्या मुझसे हैं? हम देख रहे हैं प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी सभा स्थल की ओर कारकेड से यहाँ पहुँचने वाले हैं। आपके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय। और हम देख रहे हैं कि इस कारकेड के द्वारा माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन कुछ ही पलों में इस मंच पर हमारे बीच होगा और नव विधान न्याय की नई पहचान आज के इस आयोजन का शुभारंभ हम करेंगे। माननीय का स्वागत हम करेंगे और माननीय के साथ सभी मंचस्थ अतिथि यहाँ हमारे साथ होंगे। हम आपको बता दें आपके साथ सानिध्य होगा माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, श्री सुधांशु पंत जी मुख्य सचिव राजस्थान, श्री गोविंद मोहन जी केंद्रीय गृह सचिव, श्री राजीव शर्मा जी महानिदेशक पुलिस राजस्थान, श्री भास्कर ए सावंत अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजस्थान और सभी आतुर हैं, उत्सुक हैं हमारे देश के गृह मंत्री के स्वागत के लिए। हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। केवल 1 या 2 मिनट में उनका आगमन यहाँ मंच पर होगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस आयोजन की गरिमा को देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले जो हमारे छायाकार बंधु, मीडिया के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि जो आज यहाँ मंच के ठीक सामने इन छाया चित्रों में कैद कर रहे हैं आज की स्मृतियों को, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। JECC
के सभागार में, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के इस जेईसीसी के सभागार में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति और नव विधान न्याय की नई पहचान, इस ऐतिहासिक समारोह में, इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सबकी ये उपस्थिति, आप सब साक्षी बन रहे हैं आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के। एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे, राजस्थान ही नहीं देश के कोने कोने से, सुदूर से जो हमारे जन अवाम आज के सीधे प्रसारण में, जयपुर से सीधे प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भारतवासियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ मंच पर हमारे बीच है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन राठौड़ जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच मंच पर हैं श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी मंचस्थ अतिथि हमारे बीच, सभी मंचस्थ अतिथियों का आगमन, और हम करतल ध्वनि से अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नया विधान न्याय की नई पहचान के इस आयोजन में राजस्थान की धरा अभिभूत है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आप हमारा गौरव है, अभिमान है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, आपके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव राजस्थान श्री गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री भास्कर ए सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय का एक बार पुनः स्वागत, जोरदार तालियों के साथ, तालियों के जय घोष के साथ माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का स्वागत। आप सभी ने राजस्थान की इस धरा पर माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया, करतल ध्वनि से किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान, राजस्थान की परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुरूप आपको साफा पहनाकर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे एक स्मृति चिन्ह, शौर्य का प्रतीक, ये हमारा स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट करेंगे ताकि आज के समारोह की यादें बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। अभिनंदन अभिनंदन आपका। आज हमारे बीच हम हुए अति प्रसन्न पाकर आपको अपने बीच। हृदय से करते हैं हम सुस्वागत आपका, प्रेरित करें हम सभी को मजबूत व्यक्तित्व आपका। और अब अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए राजस्थान के संवेदनशील पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सर से स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय डीजीपी सर। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश जी, उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी व डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, श्री मदन राठौड़ जी, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, निदेशक एनसीआरबी श्री आलोक रंजन जी एवं उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण व विधायकगण। नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के शुभारंभ समारोह में आप सब तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, सुरक्षा सखियां, छात्र छात्राएं, चिकित्सकगण, जेल प्रशासन के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, प्रशासनिक अधिकारी, मेरे साथी पुलिस अधिकारी तथा वीसी के माध्यम से जुड़े थानों व जिलों पर उपस्थित अधिकारी व नागरिकगणों का मैं अपनी ओर से व राजस्थान पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभारी हूं। महोदय, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले आप यहां स्वयं विराजमान हैं। आपके स्वर्णिम कार्यकाल में तथा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में धारा 370 हटाने, नक्सली समस्या को जड़ से समाप्त करने तथा नए आपराधिक कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने जैसे अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते थे। असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों का दृढ़ संकल्पित होकर एवं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से सफलतापूर्वक सामना करना आपने हमें सिखाया है। महोदय, आपराधिक न्याय प्रणाली के ऐतिहासिक परिवर्तन के कारक ये तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इनको लागू करने से देश ने दंड की अवधारणा से न्याय की अवधारणा की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। इस कानूनों ने हमारे दृष्टिकोण को भी बदला है। ई साक्ष्य एफएसएल टीमों के अनुसंधान से ज्यादा उपयोग ने पुलिस के कार्य को सुगम, पारदर्शी व अधिक विश्वसनीय भी बनाया है और इसके परिणाम भी परिलक्षित होने लगे हैं। अभी आपने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा कि किस तरह से अनुसंधान में समय कम लग रहा है और हमारा जो कन्विक्शन परसेंटेज है उसमें भी वृद्धि हुई है। महोदय, साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि नाफिस के प्रयोग को भी हमने 81% बढ़ा के जो पहले 1,44,000 डेटाबेस जनवरी में था उसको अब 2,56,179 यानी 76% की वृद्धि हम अब तक कर पाए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन कानूनों के लागू होने की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कर हमारा मार्गदर्शन किया और उनको लागू करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। महोदय, अंत में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थ नेतृत्व में इन कानूनों के प्रभावी एवं तत्पर क्रियान्वयन में दत्तचित्त है। आप सभी का यहाँ पधारने और कृपापूर्ण श्रवण के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी। और हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भोजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, माननीय मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, माननीय पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा जी, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी इस प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के उद्घाटन समारोह से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की गरिमा में उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को
और अधिक बढ़ाया है। मुझे इस प्रदर्शनी को देखने के उपरांत महसूस हुआ कि नए कानूनों से सभी स्तंभों यानी पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका, कारागार और फोरेंसिक विभाग में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शन करने की भली भांति प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी से आमजन को नए कानूनों की उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। 1 जुलाई 2024 से भारत में 160 वर्ष से अधिक चले आ रहे पुराने कानूनों को भारतीयकरण करते हुए भारत सरकार ने 3 ऐतिहासिक कानून लागू किए, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जाना जाता है। संवैधानिक विधि निर्माताओं ने यह रेखांकित किया कि एक औपनिवेशिक संदर्भ में तैयार की गई व्यवस्था इस डिजिटल युग में अब अप्रासंगिक हो गई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर साक्ष्य विवाद, देरी और जांचों से पारदर्शिता की कमी अक्सर न्याय को निराश करती रही है। नए कानून इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रक्रियागत नियमों को पुनर्संरचित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विस्तृत प्रक्रियाएं सम्मिलित करते हैं और केस मैनेजमेंट टूल्स को प्रभावी रूप से लागू करते हैं। किसी भी कानून की वैधता सदा न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है। हमारे संविधान की भावना और उसकी अंतर्निहित सुंदरता यह अपेक्षा करती है कि विधायिका द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को उसकी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहते हुए उचित सम्मान और मान्यता प्रदान की जाए। कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का मजबूत आधार है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति हमें यह संदेश देती है कि न्याय प्रणाली भी उतनी ही गतिशील और आधुनिक होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उच्च न्यायालयों को उनके प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नए विधिक ढांचे के अंतर्गत इन नियमों का निर्माण कर अपने संवैधानिक दायित्व का त्वरित, सम्यक एवं सफल निर्वहन किया है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित हुआ। इन 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न केवल इन बदलावों को अपनाया है, बल्कि इन्हें और प्रभावी, सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समय समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कंसल्टेशन के उपरांत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनसे इन कानूनों को सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले 1 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया। यह बदलाव न्यायिक व्यवस्था में एक नई स्पष्टता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया। इसके बाद 16 अगस्त 2024 को राज्य के गृह विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी सेवा एवं क्रियान्वयन नियम 2024 अधिसूचित किए। इस नियमों में अदालतों में नोटिस समन और आदेशों की सेवा अब डिजिटली और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। 10 सितंबर 2025 को 2 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी हुई। पहली अधिसूचना राजस्थान ई साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 है, जिसके अंतर्गत अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित होगा। दूसरी अधिसूचना द्वारा कम्युनिटी सेवाओं के अवार्ड को दंड के रूप में प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे समाज सेवा को और सुधार के साथ जोड़ा जा सकेगा। 17 सितंबर 2025 को अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020 में संशोधन किया गया, ताकि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सुनवाई सुचारू और सुलभ हो सके। इन नियमों को न्याय श्रुति नियमों के रूप में जाना जाएगा। इन सभी कदमों के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय ने न केवल कानून के क्रियान्वयन को तेज और पारदर्शी बनाया है, बल्कि न्याय और तकनीक में सामंजस्य स्थापित करके एक नए युग की शुरुआत की है। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य न्यायिक अकेडमी द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके पश्चात न्यायिक अधिकारियों को 16 जिला कलेक्टरों में अलग अलग प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस सार्वभौमिक प्रशिक्षण की नींव से यह संभव हुआ कि न्यायाधीश और अभियोजक तुरंत नए वैधानिक आदेशों,
समय सीमा, केस मैनेजमेंट टूल्स, ई फाइलिंग और मोड ऑफ हियरिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू एविडेंस को आत्मसात करके और इन नए कानूनों की अनभिज्ञता किसी भी रूप में किसी भी पक्ष के लिए बाधा न बन सके। इसके अलावा राजस्थान न्यायिक अकादमी द्वारा भविष्य में भी इस दिशा में कई वर्कशॉप, सेमिनार और आयोजित करवाए जाने प्रस्तावित हैं ताकि ये नए कानून जन जन तक पहुंच सके। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें त्वरित ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स एंड समन्स एंड देयर रिपोर्ट बाय आईटी सिस्टम को लागू किया है, जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष 25 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह के अवसर पर जोधपुर में किया गया था। यह पहला CIS, CCTNS, ICJS और NSTEP को एकीकृत करने वाला देश का पहला मिशन मोड डिजिटल समाधान है। राज्य की इस पहल ने न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में राजस्थान न्याय को अग्रणी बनाया है। त्वरित के माध्यम से राज्य में ऑटो जनरेटेड द्विभाषी वारंट और समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाते हैं, जिससे न्यायिक आदेशों की पालना में न केवल समय की बचत हुई है बल्कि मानवीय त्रुटियों में भी कमी आई है। पुराने युग में न्याय व्यवस्था ज्यादातर अक्यूज सेंट्रिक रही है। औपचारिक समता, कड़ा प्रमाणन और अभियुक्त की प्रक्रियागत सुरक्षा को प्राथमिकता, लेकिन पीड़ितों की सीमित विधिक मान्यता मिलती थी और बाधित प्रतिपूर्ति या भागीदारी के अवसर नहीं थे। पुराने ढर्रे में जहां डिले, डिग्रेडेशन, बैकलॉग और मैनुअल रिकॉर्ड त्रुटियां आम थी, नई व्यवस्था इन बाधाओं को कम करने, फॉरेंसिक विश्वसनीयता बढ़ाने और श्रृंखला सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। नए कानून इन असंतुलनों को सुधार करते हैं, जैसे कि अभियोजन वापसी से पहले पीड़ित को सुनवाई अनिवार्य करना, विक्टिम कंपेंसेशन और रेस्टोरेटिव विकल्पों की सजा में शामिल करना, गवाह या पीड़ितों को गोपनीयता, सुरक्षा और सहायता का विस्तार भी इसमें शामिल है। साथ ही नए कानून अभियुक्तों को अधिकारों को समाप्त नहीं करते बल्कि संतुलन का पुनर्स्थापित करते हैं। फिर भी ये सुधार केवल तभी फलदायी एवं असरकारक होंगे जब आधारभूत फॉरेंसिक लैब्स, प्रशिक्षण परीक्षक, डिजिटल नेटवर्क पर्याप्त हो, क्योंकि सर्वोत्तम कानून भी उन स्थानों की कमी को पूरा नहीं कर सकते जहां संसाधन सीमित हो। राजस्थान में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और इस कारण ट्रांजिशन की प्रक्रिया राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक सुलभ और सुगम है। अब असली परीक्षा यह है कि संस्थागत क्षमता जैसे कि फॉरेंसिक लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कैसे खड़ी होती हैं, न्यायालय कितनी दृढ़ता और विश्वास से तकनीकी अनुपालन को लागू करते हैं, सतत निगरानी कैसे सुनिश्चित करते हैं और ये वैज्ञानिक आदर्श रोजमर्रा की न्याय प्रक्रिया में स्थायी रूप से प्रतिफलित हो सके। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी घटक एक ही दिशा में कार्य करें, जिससे कि न्याय की प्रक्रिया पीड़ितों और अभियुक्तों को के जीवन में वास्तविक न्याय के रूप में प्रकट हो सके। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में राज्य सरकार और न्यायपालिका संयुक्त रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक चर्चा और विचार विमर्श किया जा सके, ताकि हम इन नए कानूनों को अधिक बेहतर रूप से लागू कर सके। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय। अब अनुरोध विकसित और खुशहाल राजस्थान को समर्पित व्यक्तित्व राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी से कि आप उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
आज के इस नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी एवं उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य, हम सभी के मार्गदर्शक, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, एक बार अमित शाह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आलोक रंजन जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कैबिनेट के साथीगण, सभी इस कार्यक्रम में आए हमारे एडवोकेट्स एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी कर्मचारी, अधिकारी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्यायतंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पेड़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। यह मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक कार्य हम देख रहे हैं, उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने वे कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, जो 7 दशक पहले जो लंबित इस मुद्दे को हल किया है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में आपने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित कर देश के किसानों को, मजदूरों को, सशक्तिकरण को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों का प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस विभाग, न्याय अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानून का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 22 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं। 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड, 3 महिला बटालियन, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। ये सभी थानों के अपराधिकों का आपराधिक रिकॉर्ड
कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों, गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, अपराधियों पर कड़ा प्रहार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का शुभारंभ आज माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के माध्यम से होने वाला है। हमने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में प्राप्त निवेशों में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पूर्व 3 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे मार्च महीने में हो गई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर निवेश में राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हमारी सरकार अभी तक 52,000 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी। 1,54,000 की प्रक्रिया प्रकाधीन है। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है कि 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आज शुभारंभ हो रहे हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, लगातार किसानों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आपके सहयोग से हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे राजस्थान में पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थित सुशोभित किया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। और हम आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के प्रथम चरण में 11,000 MOU हस्ताक्षरित हुए, जिनकी प्रस्तावित निवेश राशि 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। 31 मार्च 2025 तक कुल निर्धारित 3 लाख करोड़ रुपए की राशि के MOU के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक एक छोटी सी अवधि में अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। और इस अवसर का उद्घाटन आज माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से किया जा रहा है। माननीय से अनुरोध, प्रतीकात्मक रूप से ये आधारशिला अपने कर कमलों से आज यहाँ रखें और इसे संपन्न करें। और प्रतीकात्मक रूप से हम देख रहे हैं ये एक ईंट यहाँ आधारशिला के रूप में आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास, विकसित भारत एट 2047 के विजन को साकार करने और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में श्री भजनलाल शर्मा ने पहले साल में ही निवेश सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने किया। इस समिट में 34 देशों के 20,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के कोने कोने से आए MSME से लेकर दुनिया के बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए
मजबूत प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है और एमओयूज का समयबद्ध अनुमोदन करते हुए पहले 3.5 महीने में ही 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी क्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है। इस तरह अब तक सभी 41 जिलों में 10 प्रमुख सेक्टर्स में कुल 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मूर्त रूप लेने के लिए विभिन्न चरणों में हैं। ये तस्वीरें हैं उन 3000 से अधिक प्रोजेक्ट्स की जहां कार्य प्रारंभ हो चुका है। फाइल से फैक्ट्री तक पहुंचे प्रोजेक्ट्स की ये तस्वीरें कहानी है एक तेजी से बदलते राजस्थान की। राजस्थान की ये औद्योगिक क्रांति देश और प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की बुनियाद रख रही है। और ये है राजस्थान, हमारा राजस्थान। और राजस्थान राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण और शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हमारा सौभाग्य। आग्रह आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से इसे संपन्न करें। 9,300 करोड़ रुपयों के 1100 विकास कार्यों का शिलान्यास। और अब निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म के पेटे 240 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण। माननीय से पुनः अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर। और ये सीधे राशि का हस्तांतरण उनके खातों में। और अब 5 लाख पशुपालकों को 364 करोड़ रुपए की राशि के डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण। माननीय से पुनः आग्रह है। द्वारा पशुपालकों ने गत वर्षों में 15% दूध खरीद की वृद्धि में करते हुए 950 रुपए फैट दे रहा है, जिससे पशुपालकों के जीवन में आर्थिक वृद्धि हो रही है। और अब 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ। माननीय से पुनः अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। और राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। माननीय के कर कमलों से हम आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट राज्य की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त
आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का ये रोड मैप है और इसका विमोचन आज माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी और सम्मानित मंच के कर कमलों से ये है विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री गृह और सहकारिता भारत सरकार। और मौलिक चिंतन और उसका धरा पर क्रियान्वयन करने की क्षमता श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की। इसे साकार करने की सोच के साथ डबल इंजन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान एट 2047 का विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत एट 2047 की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को एक अग्रणी कृषि समृद्ध प्रदेश, औद्योगिक निवेश हब और हरित ऊर्जा, पर्यटन व डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। संबंधित सेक्टर और विभागों ने विभिन्न स्तरों पर स्टेक होल्डर्स, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा एवं आम जन से भी सुझाव प्राप्त कर अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव के स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया गया, जिसका राज्य कैबिनेट द्वारा 23 अगस्त 2025 को अनुमोदन किया गया है। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर इस डॉक्यूमेंट को 4 थीम और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है और वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2047 के ठोस लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप विभाग कार्य योजना तैयार करेंगे तथा वार्षिक वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर इस कार्य योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। विजन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए एक मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। विकसित भारत एट 2047 की पहल के 4 स्तंभ गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति का समावेशी विकास करते हुए ये डॉक्यूमेंट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का डिजिटल विमोचन अभी किया गया और उसकी एक छोटी सी वीडियो फिल्म हमने देखी। और मौलिक चिंतन और उसका धरा पर क्रियान्वयन करने की क्षमता, योग्यता निश्चित ही एक दुर्लभ संयोग है और जिन महापुरुषों के व्यक्तित्व में ये संयोग घटित होता है वे राष्ट्र के पथ प्रदर्शक, राष्ट्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और हम अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं कि मौजूदा समय में ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं। अत्यंत आदर के साथ अनुरोध, आमंत्रण भारत सरकार के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काफी युवा है, क्या हो गया राजस्थान वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं होती भाई। दोनों हाथ उठाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए। उठाइए जरा दोनों हाथ अंत तक और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, राजस्थान
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्रीमान संजीव प्रकाश शर्मा जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, संसद सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौर जी, विधि मंत्री राजस्थान जोगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री आलोक रंजन जी, यहां पर उपस्थित राजस्थान कैबिनेट के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधायकगण, सांसदगण और न्यायपालिका से और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए और जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं मन पूर्वक अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी,
इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। पूरे देश में इसका सटीक क्रियान्वयन हो चुका है और इसका गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को सहायता और फॉलोअप करने के लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है। यहां डीजीपी साहब बैठे हैं राजस्थान के। राजस्थान वालों को मालूम नहीं है कि ये यहां आने से पहले इसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़े थे। श्री राजीव शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है इस कानूनों को पूरे देश में लागू करने के लिए। और मित्रों, ये कानून जब संसद में पास हुए, एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता का मुझे फोन आया था। कितने सालों से मैं न्याय दिलाने का काम करता हूं, मगर अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में पारित हुए और अंग्रेजी शासन बचाने के लिए बने हुए कानून की जगह भारतीयों ने बनाए हुए, भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानून की ये शुरुआत एक ऐतिहासिक बात है। और मित्रों, इससे एक लंबी हमने चर्चा की प्रक्रिया की। 3200 से अधिक सुझाव कई जगह से आए। 42 सांसद, अनगिनत आईपीएस अफसर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जज साहब, कई लोगों के सुझाव पर डे टू डे कंसिडर कर मीटिंगें कर लगभग 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद ये कानून बने हैं। ये कानून में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। एफआईआर और 0 एफआईआर का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है, ऐसे हर अपराध के लिए फॉरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया। और मैं आज राजस्थान की जनता को बताने आया हूं, राजस्थान में सजा कराने का दर 42% था, 42%। पुलिस 100 लोगों को पकड़ती थी, इसमें से सिर्फ 82 लोगों को सजा होती थी। ये कानून लगाए हुए 1 ही साल हुआ है और ये 42% को हम 60% तक पहुंचाए। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब इसका संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये 60% से भी बढ़कर 90% तक सजा का दर जाएगा। ये सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रावधान इस कानूनों में किए हैं। इस कानून के
सुचारू इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने दूरदर्शिता के साथ 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दी थी और इसकी देश भर में धीरे धीरे एफिलेटेड कॉलेजेस खोलकर एक नया कार्यबल, वैज्ञानिक जांच करने वाले युवाओं का कार्यबल हम बना रहे हैं। इन नई संहिताओं में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध की व्याख्या भी हमारी न्याय प्रणाली में पहली बार की है और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। 90 दिन में ही पीड़ित को अपडेट देना है, 14 दिन में पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति पीड़ित को कर देना है, 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट कर देना है। अगर कोई देश छोड़कर जाता है या कानून की शरण में नहीं आता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इनकी अनुपस्थिति में ट्रायल कर सजा कराने का प्रावधान भी हमने किया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसकी भी स्थापना की है। मित्रों, ये जो बदलाव है एक प्रकार से ऐतिहासिक बदलाव है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है और इसके कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। मित्रों, कई सारे मामलों में 25-25, 30-30 साल तक हम सजा नहीं करवा पाते, लोगों को न्याय नहीं देते थे और इससे अब मुक्ति मिल जाएगी। जब हमने तय किया 60 दिन में चार्जशीट कर देना, चालान लागू करना और 90 दिन गंभीर अपराधों के लिए, तब सबके मन में संशय था ऐसा हो पाएगा। सिर्फ 1 साल हुआ है, देश में लगभग 50% से ज्यादा चार्जशीट समय पर होने लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है 1 और साल में ये 90% तक पहुंच जाएंगे। इसके तहत लाखों पुलिस अधिकारी, हजारों न्यायिक अधिकारी और एफएसएल के कर्मचारी, जेल के कर्मचारी, सभी का ट्रेनिंग का काम भी हमने पूरा कर दिया है। आई गॉट पोर्टल के माध्यम से भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हो रहा है और अब कहीं पर भी पर्सनली कोर्ट के सामने जाने की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी है। जेल से भी अपराधी वीडियोग्राफी से अपनी पेशी लगाएंगे। अलग जगह पे कोई पुलिस अधिकारी है तो वो भी वीसी से पेश हो सकते हैं। बैंक के कर्मचारी, अस्पताल के डॉक्टर और एफएसएल के वैज्ञानिक वो भी वीसी से अपीयर होंगे। इससे ढेर सारा समय का भी बचत होगा, पैसा भी बचेगा और पुलिस कस्टडी से भागने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। मित्रों, ये कानून को मेरा फिर से एक बार करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि ये जो प्रदर्शनी लगी है ये राजस्थान के आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी अंग उपांग के अंदर कार्य कर रहे सभी लोग इसको जरूर एक बार देखें। मित्रों, आज 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए
जमीन पर कितने उतरेंगे, उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था। मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुझे विश्वास है देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना आगे आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, इसके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, आज अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो जमीन पर उतरे हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए कई सारे मौके सृजित करने वाली इंडस्ट्रीज आज यहां पर जमीनी कामकाज शुरू करी है। मैं भजनलाल जी, उनके उद्योग मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर 9,315 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं हुई हैं, और इसके अलावे आज 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए, गणवेश के लिए 260 करोड़ रुपया सीधा इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए गए। मुझे याद है, मैं प्रचार करने आया था, हम सरकार बदलने की गुहार करते थे, उसमें एक मुद्दा यह भी था कि कांग्रेस की सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में भी कटकी और बटकी दोनों कर रही है। आज भजनलाल जी ने पारदर्शिता से सबको ऑनलाइन देना शुरू किया है। दूध उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए लगभग 364 करोड़ की सब्सिडी आज 5 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों दी है, और 150 यूनिट बिजली योजना के तहत, फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का भी यहां पर आज शुरुआत हुआ है। 56 एफएसएल की गाड़ियां जो अब सैंपल लेने का काम करेगी, और अनेक पुलिस के व्हीकल आज लोकार्पित हुए हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। दीपावली आने वाली है। दीपावली में हमारी माताएं बहनें विशेष कर सबसे ज्यादा खरीदारी करती हैं, और मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 395 से ज्यादा लोग उपयोगी चीजों में या तो जीएसटी की दर शून्य करी है, या 28%, 18%, 12% से 5% करने का काम किया है। और इतना बड़ा बिक्री कर में राहत पूरे देश भर में कभी नहीं दिया गया। इसलिए आपकी दीपावली शुभ होने की पूरी व्यवस्था मोदी जी ने करी है, मगर मैं आपको एक आग्रह भी करना चाहता हूं। दीपावली तो सस्ती खरीदारी से जरूर शुभ करिए, परंतु स्वदेशी चीजों को ही खरीदने का आग्रह आप लोग करिए। अगर देश के 140 करोड़ लोग ये प्रण ले लेते हैं कि हम बाकी का जीवन जिन चीजों का उपयोग करेंगे वो मेरे देश में ही बनी हुई है, ये बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना होगा, ये बनाते वक्त मेरे ही कोई भाई बंधु को इससे रोजगारी मिली होगी। अगर इतना प्रण कर लेते हैं तो देखते देखते
मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई है। युवाओं, जब आप लोग होंगे 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम सर्वोच्च नंबर पर दुनिया में पहुंच कर रहेंगे, सर्वोच्च नंबर पर। और इसलिए विशेषकर युवाओं ने और हर परिवार की महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने स्वदेशी का आग्रह, इसका प्रण इस दीपावली के दिन लेना है। अगर देश के अंदर ये तय हो जाए कि 140 करोड़ लोग वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश में बनी है, तो हमारे देश का मार्केट, हमारे देश की बने उत्पादों की खपत इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमारा देश दुनिया भर के उत्पादकों के लिए उत्पादन का केंद्र बन जाएगा। मित्रों, अभी अभी मैं एक अंतिम बात राजस्थान के किसानों के लिए कहने आया हूं। वैसे तो हमारा कृषि प्रधान देश है, हम सभी लोग मानते हैं, परंतु दलहन आज भी हम विदेश से आयात करनी पड़ती है। कांग्रेस के जमाने में 1.52 लाख मैट्रिक टन दलहन एमएसपी पे खरीदी जाती थी और आज 83 लाख मैट्रिक टन हम खरीदते हैं। मगर अब मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ जो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी तूर, मसूर और उड़द 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। राजस्थान के अंदर उड़द की खेती है, तूर की खेती भी हो सकती है। राजस्थान के सभी किसान इंटर क्रॉप जो करते हैं, बीच में जो क्रॉप करते हैं, उनमें दलहन की खेती करें और रजिस्ट्रेशन कराए एनसीसीएफ और नाफेड से। आपका 100% दलहन भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। मित्रों, देश को दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है। मैं राजस्थान के सभी किसान भाइयों को निवेदन करने आया हूं कि दलहन का उत्पादन बढ़ाइए, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करिए और एमएसपी पर आपका सारा दलहन का क्रॉप भारत सरकार खरीद लेगी। भाइयों बहनों, आज फिर से एक बार राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय को मैं हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी यहां पर लगाई है, आप सभी जरूर उसको देखिएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली में आपके लिए जो अधिकारों को सुनिश्चित किया है उसकी जानकारी प्राप्त करिएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली को सफल करने के लिए नागरिक के नाते आप भी सम्मिलित होइएगा। फिर से एक बार भजनलाल और उनकी पूरी टीम को 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। मेरी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ जरा जोर से बोलिएगा, भारत माता की। अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की। वंदे वंदे। सभी को राम राम। बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद भारतवर्ष के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण नए कानून पर अनुकरणीय उद्बोधन के लिए और राजस्थान की धरा को गौरवान्वित करने के लिए। माननीय, आपके उद्बोधन ने राजस्थान पुलिस में नई ऊर्जा का संचार किया है और अब आप सभी से अनुरोध राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने के लिए।
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, राजस्थान के पूरी आवाम की ओर से